हेलो गाइस, गुड इवनिंग। सो गाइस, यहाँ पे फिजन की 1 एंड 2 जनवरी की डेली करंट अफेयर्स की मैगजीन अपडेट हो गई है। तो चलिए हम न्यूज स्टार्ट करते हैं। आज की फर्स्ट न्यूज कि इंडिया ने अपना जो 2 साल का टेनर है, आपको पता है कि इंडिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में एज अ नॉन परमानेंट मेंबर इलेक्ट हुआ रखा है। तो उसका जो 2 साल का टेनर है वो इंडिया का स्टार्ट हो चुका है। तो गाइस, ये जो हमारी कवर होती है न्यूज GS2 में इंटरनेशनल रिलेशंस के अंडर कवर होगी। देखो गाइस, शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। देखो गाइस, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 तरह के मेंबर्स होते हैं। एक परमानेंट मेंबर्स होते हैं जिनके पास वीटो राइट्स होते हैं, मतलब कि इनकी जो वोट होती है वो बहुत ज्यादा, मतलब कि अगर किसी को लगता है कि हाँ उसको कोई भी अगर पसंद नहीं आया, कोई भी वहां का लाइक कोई भी जो भी यार एक सेकेंड अगर किसी को भी कोई वहां का रूल नहीं पसंद आ रहा है, कोई जो नया अगर उसमें कुछ लॉ बन रहा है या कुछ भी अगर नहीं पसंद आया, तो इन 5 में से अगर कोई भी अपनी क्या वीटो यूज कर सकता है। ठीक है, तो जो 5 इसके परमानेंट मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएसए। ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया भी काफी ज्यादा कोशिश कर रहा है कि इंडिया को भी परमानेंट सीट दी जाए। ठीक है, और ये हमने पढ़ा भी है काफी बार कि इंडिया क्यों चाह रहा है कि उसको यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो नॉन परमानेंट सीट जो है उसको हर साल क्या है, मतलब कि 2 साल के लिए आपको इलेक्ट की जाती है। नॉन परमानेंट जो सीट्स है वो 10 सीट्स है। अफ्रीका रीजन से 3 इलेक्ट होते हैं, वेस्टर्न यूरोप और अदर्स में से 2 इलेक्ट होते हैं, एशिया में सिर्फ 2 लोग इलेक्ट होते हैं, लैटिन अमेरिका में से 2 इलेक्ट होते हैं, ईस्टर्न यूरोप से 1 इलेक्ट होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी काउंसिल को इसलिए हमने स्टेब्लिश किया था ताकि वो क्या कर सके, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करके रख सके। ये ओनली यूएन का ऐसा ऑर्गन है जिसके पास पावर है कि वो डिसीजंस ले सकती है दैट मेंबर स्टेट्स आर ऑब्लिगेटेड टू इम्प्लीमेंट, मतलब कि उन्हें उन मेंबर स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी क्या ये भी आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो एज अ नॉन मेंबर के लिए इलेक्ट हुआ है वो 8th टाइम हुआ है इन द 15 नेशन, इन मतलब कि आउट ऑफ 15 नेशन में से 8वीं बार क्या हुआ है, इंडिया इलेक्ट हुआ है एज अ नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, इन यूएनएससी। और कब 2 साल के लिए 2021 और 2022 के लिए। ठीक है, इंडिया जो कैंडिडेट, ऑफ कोर्स इंडिया जो कैंडिडेसी मिली है कहां से, एशिया पैसिफिक स्टेट से मिली है। जो नॉन परमानेंट मेंबर 2 साल के लिए हुए हैं, हर साल क्या है, जो अभी आपको ये भी पता होना चाहिए कि अभी इंडिया को जो इलेक्ट किया है उसको किसने इलेक्ट किया। इनके भी इलेक्शन होती है जो कि यूएन जनरल असेंबली होती है, वो इलेक्ट करती है हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर आउट ऑफ टोटल 10। जैसे देखो आपके राज्यसभा के इलेक्शन होते हैं, उनका जो टर्नल होता है वो 6 साल का होता है, लेकिन हर 2 साल बाद क्या है, मतलब कि बदलते हैं लोग। ठीक है, उसी तरह क्या है, हर साल क्या होता है, 5 लोगों को इलेक्ट किया जाता है, 5 नॉन परमानेंट सीट्स को इलेक्ट किया जाता है। इस बार जो हुए नॉन परमानेंट मेंबर, तो गाइस ये 5 के 5 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट पूछा जाता है कि इंडिया के साथ कौन इलेक्ट हुआ है या कौन नहीं हुआ है। ठीक है, इंडिया, नॉर्वे, केनिया, आयरलैंड, मैक्सिको, इन्होंने एज अ नॉन मेंबर परमानेंट मेंबर ज्वाइन किया इंडिया के साथ। इसके अलावा जो एस्टोनिया, निगर, सेंट विंसेंट, ग्रेनेडा, ट्यूनीशिया, वियतनाम, ये अलग से हैं। ठीक है, जो इंडिया है वो यूएनएससी प्रेसिडेंट बनेगा कब, अगस्त 2021 में, और उसके बाद फिर अगेन 2022 में बनेगा। जो प्रेसिडेंसी काउंसिल की भी हर एक मेंबर के द्वारा हेल्ड की जाती है इन टर्न फॉर 1 मंथ। ठीक है, देखो इस मतलब ये है कि अगर इसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर है तो हर एक महीने के लिए हर एक जो सीट है वो एक महीने के लिए प्रेसिडेंट बनता है। ठीक है, तो इंडिया अगस्त 2021 में प्रेसिडेंट बनेगा। ठीक है, एज पर अब जैसे आपका रोल नंबर अल्फाबेटिकल ऑर्डर के लिए होता है, जैसे आपका स्कूल में रोल नंबर होता था, ये कॉलेज में नंबर होता था, तो उसी तरह अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या है, आप उस यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल के प्रेसिडेंट बनते हो। ठीक है, तो इंडिया का बनेगा अगस्त 2021 में बनेगा। अब इंडिया की प्रायोरिटी क्या है यूएनएससी टेनर के लिए, वो ताकि क्या है वो हम ये पढ़ेंगे, नॉर्म्स है। नॉर्म्स का मतलब क्या है, न्यू ओरिएंटेशन फॉर अ रिफॉर्म मल्टीलेटरल सिस्टम, मतलब कि हमें प्रोग्रेस के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, एक इफेक्टिव रिस्पॉन्स बनाना ताकि हम इंटरनेशनल जो टेररिज्म है उसको काउंटर कर सके, मल्टीलेटरल सिस्टम को रिफॉर्म कर सके, किस तरह से हमें इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को प्रमोट करना है, उसमें किस तरह से हम अप्रोच को यूज कर सके, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है जिसमें ह्यूमन भी टच हो सके एज अ ड्राइवर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा। नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को इंट्रोड्यूस किया। जो अगर डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि डिजिटल पेमेंट इंडेक्स कौन लॉन्च कर सकता है, तो इसमें यहाँ पे आपको ना 2 के साथ हमेशा कंफ्यूज किया जाएगा, एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ और आरबीआई के साथ। ठीक है, तो आपको याद रखना कौन करता है, आरबीआई ही करता है। ठीक है, तो ये जो न्यूज है हमारी किसमें कवर होगी, इकोनॉमी में अंडर GS3। ठीक है, अभी क्या जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है ये क्या करता है, ये देखता है, देखो आपको नाम से समझ में आ रहा हो कि हमारे अक्रॉस द इंडिया जो पेमेंट डिजिटली कितनी ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रही है। ठीक है, या फिर जो डिजिटाइजेशन ऑफ पेमेंट्स उसका कितना एक्सटेंड होना है। इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि कितना ज्यादा, मतलब कि जो डिजिटल पेमेंट मोड्स हैं
कितना ज्यादा पेनिट्रेशन हुआ, मतलब लोगों तक उसकी कितनी रीच हुई है, और कितने जो इवन जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है या जो लोअर स्ट्रेटा है वो कितना ज्यादा इसमें इंक्लूड हुआ है या नहीं। ठीक है, आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है इसके अंदर 5 ब्रॉड पैरामीटर्स होते हैं जिसमें ये जो आरबीआई इसको लॉन्च करता है। ठीक है, ताकि हम ये देख सके कि कितना जो डिजिटल पेमेंट है वो डीपनिंग हुई है, कितना उसका रीच हुआ है ओवर द डिफरेंट टाइम पीरियड्स। ठीक है, देखो आपको सबको पता है 2016 जब से डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद से जो डिजिटल पेमेंट है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। इवन के जो स्मार्टफोन्स का वो जो इंक्लूजन है वो बहुत ज्यादा बढ़ा है जब से, स्पेशली जब से जियो आया। ठीक है, आपको 5 पैरामीटर्स कौन से ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आया था तो उसके जो 10 पैरामीटर्स थे डायरेक्ट उस पर एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। तो ये कुछ पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए। कौन सा है? पहले तो पेमेंट इनेबलर है, 25% वेटेज इसका है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर इसका 10% वेटेज है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सप्लाई साइड फैक्टर है, इसका 15% वेटेज है। पेमेंट परफॉर्मेंस दैट इज 45% वेटेज रखता है। कंज्यूमर की सेंसिटिविटी ये 5% क्या कहता है वेटेज रखता है। जो आरबीआई का तो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है सबसे पहले इसको जो कंस्ट्रक्ट किया था उसको हम बेस पीरियड कब मानते हैं? मार्च 2018। जैसे अभी आपको पता है मैक्सिमम चीजों का जो हम बेस पीरियड है वो 2011 मानते हैं, लेकिन जो आरबीआई का जो डिजिटल पेमेंट इंडेक्स है इसका जो हम बेस पीरियड मानते हैं 2018। अब क्यों मानते हैं आपको पता है? क्योंकि 2018 में जो हमारा इंडिया डिजिटली थोड़ा एक्टिव हुआ है। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद फिर जियो आया, इन सबके बाद जो डिजिटली कहीं ना कहीं हमारे इंडिया ज्यादा एक्टिव हुआ। ठीक है, डेट इज इसका मतलब ये कि जो डिजिटल पेमेंट स्कोर है वो मार्च 2018 को एज 100 हम उसको यूज करते हैं। ठीक है, अगर हम डीपीआई मार्च 2019 और मार्च 2020 का देखें तो वो कितना है 153.47 और मार्च 2020 का इतना है। देखो आप देख रहे हो कितना बड़ा है। ठीक है, मतलब कि 2018 से 2020 में तो नियर अबाउट 100% बढ़ा है। ठीक है, इससे इंडिकेट करता है कि हमारा डिजिटल पेमेंट में एक्सपेंशन हो रहा है। ठीक है, और बहुत ही अप्रिशिएबल ग्रोथ है। जो डीपीआई स्कोर है वो आरबीआई की वेबसाइट पे पब्लिश होता है सेमी-एनुअल बेसिस, मतलब कि हर 6 महीने बाद इसे पब्लिश किया जाता है। तो गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछ सकते हैं कि कितने महीने बाद उसको, या एनुअली होता है, बाई होता है, सेमी एनुअली होता है। तो आपको पता नहीं कि हर 6 महीने बाद उसको लॉन्च किया जाता है फ्रॉम मार्च 2021 ऑनवर्ड विद द लैक ऑफ 4 मंथ्स। ठीक है, जो डिजिटल पेमेंट है ये आपको पता है क्या होता है? इट इज अ ट्रांजेक्शन जो डिजिटल या ऑनलाइन मोड्स के थ्रू होती है जिसमें कोई भी मनी का फिजिकल एक्सचेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे बैंकिंग कार्ड्स के थ्रू, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंटेड सर्विस डाटा के थ्रू, आधार इनेबल्ड पेमेंट सर्विसेज के थ्रू, मोबाइल वॉलेट के थ्रू जैसे गूगल पे वगैरह ये सब हो गया। दे आर द मेजर मेथड्स ऑफ द डिजिटल पेमेंट। ठीक है, नेक्स्ट उसे पढ़ते हैं। एंटायर नागालैंड डिक्लेयर्ड डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर द आफ्सपा 1958। अभी गाइस ये जो न्यूज है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होती है। ठीक है, तो गाइस आपको भी पता होना चाहिए कौन सा न्यूज किस में कवर होती है। अगर अब मैं नहीं बताती कहीं पे अगर छूट जाता है तो आप खुद थोड़ा मतलब कि अपने दिमाग पे जोड़ लगाया करो। ठीक है, ये जो न्यूज है हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में कवर होगी। अभी क्या है, जो नागालैंड को क्या है, नागालैंड का एंटायर एरिया को डिस्टर्ब एरिया के अंदर घोषित कर दिया गया है। ठीक है, और ये किसने डिक्लेयर किया है? इंपॉर्टेंट हो जाता है मिनिस्टर ऑफ होम जो अफेयर्स है उन्होंने क्या किया है, नागालैंड को एज अ डिस्टर्ब एरिया अगले 6 और महीने के लिए डिक्लेयर कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट यहाँ पे जो किलिंग्स हो रही है, लूट हो रहा है, एक्सटोर्शन हो रहा है, वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्टेट में हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है सिक्योरिटी फोर्स को वहां पे मतलब डिप्लॉय करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ठीक है, आफ्सपा कहीं ना कहीं क्या करता है आपको पता है, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देता है किसको? आर्म फोर्सेस को, कि ताकि हम डिस्टर्ब एरिया को वापस एक ऑर्डर में लेके आ सके। ठीक है, किसी भी एरिया को हम डिस्टर्ब एरिया कब कंसीडर करते हैं? कभी अगर वहां पे डिस्प्यूट चल रहे हो बिटवीन डिफरेंट रिलीजियस मेंबर, ठीक है, कम्युनिज्म के नाम पे, रेशियल ग्रुप्स जैसे व्हाइट या ब्लैक्स के बीच में, लैंग्वेज या रीजनल ग्रुप्स के बीच में, कास्टिज्म की वजह से या एथनिकल ग्रुप की वजह से, अगर किसी भी उसके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है देन हम उस एरिया को एज अ डिस्टर्ब एरिया कंसीडर करते हैं और डिक्लेयर कर देते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो हम आर्म फोर्सेज को देते हैं वो कौन कौन सी होती है? मतलब इसमें जो आर्म फोर्सेज होते हैं उनके पास पावर होती है, उनके पास लीगल पावर होती है कि वो अपने मतलब कि अगर वो कुछ एक्शंस ले रहे हैं तो उनके लिए उनको गलत नहीं घोषित किया जाएगा, किसी को भी वो अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। ठीक है, आसपास तभी वैलिड होता है तब एरिया को हम डिक्लेयर तभी कर सकते हैं आइदर बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब जब तक आप किसी एरिया को मतलब डिक्लेयर नहीं कर सकते तब तक आफ्सपा वहां पे इंप्लीमेंट नहीं होता। ठीक है, प्रेजेंटली आफ्सपा कहाँ पे इफेक्टिव है ये आपको पता होना चाहिए। पूरे नागालैंड में हो गया, असम और मणिपुर, इन तीनों में पूरे एंटायर में है। ठीक है, मणिपुर के सिर्फ इम्फाल रीजन में नहीं है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के कुछ पार्ट्स में क्या है, आफ्सपा भी इंप्लीमेंट हो रखा है। आफ्सपा त्रिपुरा में रिमूव कर दिया गया था 2015 में और मेघालय से रिमूव किया गया था 2018 में। देखो गाइस, नॉर्थ ईस्ट स्टेट में मैक्सिमम आफ्सपा लगा रहता है क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी एक्टिविटीज बनी रहती है, तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने रूल किया था कि जो आर्म्ड फोर्सेज हैं दे कैन नॉट एस्केप इन्वेस्टिगेशन फॉर एक्सेसेस इन कोर्स ऑफ डिस्चार्ज ऑफ देयर ड्यूटी इवन इन द डिस्टर्ब एरिया। मतलब कि अगर डिस्टर्ब एरिया में आपको कोई एक्शन इन्वेस्टिगेशन करनी है तो बहुत ज्यादा भी नहीं आप कर सकते, ये सोचिए कि हमारी ड्यूटी है। ठीक है, क्योंकि आप कभी नोटिस करना जब इस तरह का होता है तो आर्म फोर्सेज क्या है अपनी पावर्स को गलत भी यूज करते हैं, इवन की रेप वगैरह की न्यूज भी कभी आती है। ठीक है,
इसके अलावा क्या है, इवन तो जो जस्टिस जीवन रेड्डी कमीशन 2005 में उन्होंने तो रिकमेंड किया था कि हमें आफ्सपा को क्या कर देना चाहिए, रिपील कर देना चाहिए, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा पावर हो जाती है। तो कहीं भी जब पावर ज्यादा होती है तो वहां पे डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं किसमें कन्वर्ट हो जाती है, मोबोक्रेसी में। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज पढ़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने देखो फाउंडेशन किया है स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट। ठीक है, अब जरा हम ये पढ़ते हैं जो स्टोन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट है क्या एक्चुअल में। ठीक है, तो अभी क्या है, एक सेकेंड गाइस, जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट है किसके अंडर है, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंडर है। इसको कहां पे 6 साइट्स में कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, एक्सपोजर 6 मतलब 6 स्टेट्स में 6 साइट्स पे लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स को क्या जाएगा, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, किसके अंडर, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज के अंडर। अब गाइस ये क्या प्रोजेक्ट है, देखो ये आपको पता होना चाहिए। जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया का है, ये किसके अंडर आता है, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में आता है, ताकि हम क्या कर सके, जो कंस्ट्रक्शन के अंदर हम बेस्ट टेक्नोलॉजीज को यूज कर सके, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी को यूज कर सके, जो एक हमारा चैलेंज है। ठीक है, जो लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स हैं ये एक तरह का मॉडल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो। ठीक है, बेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हो, एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करके क्या कर रहे हो, किसी भी चीज को आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो एक मॉडल हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसमें मतलब कि जो हम हाउसेस को बिल्ड करते हैं अल्टरनेट टेक्नोलॉजी के, विच वॉज सुटेबल, जो उस क्लाइमेट रीजन के अकॉर्डिंग सुटेबल है और हजार्ड के अकॉर्डिंग क्या है। अगर सपोज करो ओडिशा आपको पता है साइक्लोन प्रोन एरिया, ठीक है, आपको ये पता है महाराष्ट्र क्या है, फ्लड प्रोन एरिया, जहां पे जो हजार्ड ज्यादा आता है उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहे हो, वहां पे आप उस हाउस को क्या कर रहे हो, कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। ठीक है, मतलब एज पर इट्स क्लाइमेट जोन एंड एज पर इट्स हजार्ड कंडीशन। ठीक है, ये बताएगा, इट विल डेमोन्स्ट्रेट एंड डिलीवर रेडी टू लिव हाउसेज एट एन एक्सपेक्टेड, मतलब कि हमें इस तरह के घर बना के देगा जहां पे आप एकदम से शिफ्ट हो सकते हो एट एन एक्सपेक्टेड फेज विद 12 मंथ्स एज कम्पेयर टू कन्वेंशनल ब्रिक एंड मोटर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, आपको मतलब जो सिंपल आपकी ईंट ऊंट से घर बनते हैं उसके अलावा क्या है उस तरह से बनाएगा। ठीक है, ये ज्यादा इकोनॉमिकल होंगे, सस्टेनेबल होंगे, ज्यादा दिन तक चलेंगे, हाई क्वालिटी के होंगे, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। फीचर्स होंगे, सबसे पहले क्या है, सस्टेनेबल हाउसिंग होगी, इसमें आपका लोकल क्लाइमेट और इकोलॉजी को कंसीडर किया जाएगा। 14 स्टोरी की टावर्स बिल्ड हुएंगे जिसमें टोटल 1000 फ्लैट्स होंगे। ठीक है, आपको पता है बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है तो 14 फ्लोर्स होंगे इसमें, जिसमें टोटल 1000 फ्लैट से ज्यादा है। हाउसेस को कंप्लीटली अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाया जाएगा, इसलिए वो ज्यादा ड्यूरेबल होंगे, एनवायरमेंट फ्रेंडली होंगे, क्योंकि यहाँ पे प्री फैब्रिकेटेड मटेरियल्स यूज किया जाएगा, मोनोलिथिक कंक्रीट कंस्ट्रक्शन यूज किया जाएगा, प्री कास्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन सिस्टम को यूज किया जाएगा। ठीक है, आपको पता है अफोर्डेबल हाउसिंग इज वेरी फंडामेंटल टू द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ द पीपल, ताकि हम इकोनॉमी को स्मूथ फंक्शन कर सके। इससे पहले भी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस को डेवलप करने के लिए अप्रूव दे दे। आपको पता है अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग जो कॉम्प्लेक्सेस है एक स्कीम है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जैसे जो माइग्रेंट होते हैं, ठीक है, अर्बन माइग्रेंट या जो पुअर लोग होते हैं, उनको हम क्या हाउसिंग प्रोवाइड कर सके रेंट पे, और वो उसके, और ये एक सब स्कीम है किसके अंदर, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के अंदर। ठीक है, देखो इसमें हमने क्या किया था, जो कुछ गवर्नमेंट के जो क्वार्टर्स खाली हैं उसमें क्या करेंगे, वो उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे इन अफोर्डेबल हाउसिंग में। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमने काफी बार पढ़ा है अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। ठीक है, चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज पे। रिलीज ऑफ ड्राफ्ट 5th नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी फॉर पब्लिक कंसल्टेशन। देखो गाइस ये सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगा क्योंकि इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। ठीक है, अब देखो गाइस 5th नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी है। अब इसका क्या ऑब्जेक्टिव है ये हम पढ़ेंगे, क्या विजन है, क्यों नीड है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव यही है ताकि हम क्या कर सकें, जो हमारी साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन इकोसिस्टम में जो भी स्ट्रेंथ वीकनेसेस हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे और एड्रेस करेंगे। ठीक है, और ताकि हम अपनी कंट्री की सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट कर सके और हमारा जो इंडिया का जो सोशल साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम है उसको कॉम्पिटिटिव बना सके। ठीक है, विजन क्या है, विजन ये है कि हम क्या कर सके, आपको पता है जो हमारा इंडिया टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं लैग करता है, तो टेक्नोलॉजी में इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सके और इंडिया को हम क्या कर सके, ग्लोबली टॉप 3 में हम सुपर पावर में इंडिया को बना सके इन दिस डिकेड। ठीक है, हम क्या कर सके, क्रिटिकल ह्यूमन कैपिटल को हम अट्रैक्ट कर सके, नर्चर कर सके, स्ट्रेंथन कर सके और एक पीपल सेंट्रिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बना सके। देखो गाइस अब देखो अब ये कैसे होगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी अब कैसे बढ़ेगा। आपको पता है इंडिया में हायर स्टडीज हायर एजुकेशनल बहुत ज्यादा कम है, आपको पता है यहाँ पे लोग क्या बस प्राइमरी एजुकेशन तो फिर भी हमारा फिर भी सही है, 91% हमने पढ़ा था, लेकिन क्या है यहाँ पे इवन आप लोग खुद देख लो, यू आर क्या कर रहे हो, आप लोग बस बैचलर्स करके बीए करके या बीएससी करके जो भी है, ठीक है, बीटेक करके अपना यूपीएससी की तैयारी में लग जाते हो। क्यों, बिकॉज हमारी इंडिया में जो मेंटेलिटी बनी है गवर्नमेंट जॉब की वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत मतलब कि बहुत ज्यादा डीपन हो रखी है इवन की, क्योंकि हमारा ये सोशल इन्फ्लुएंस है। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर हर बंदा यूपीएससी के पीछे भागेगा तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कौन बूस्ट करेगा, मुझे आप ये बताइए। ठीक है, लाइक आई एम डूइंग पीएचडी, ठीक है, आई एम डूइंग पीएचडी, व्हाई, इट मींस आई एम इन्वॉल्विंग माई सेल्फ इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी हमने क्या करना है,
हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, तभी तो हमारा इंडिया अपग्रेड होगा ना। सिर्फ यूपीएससी नहीं है, यूपीएससी के बियॉन्ड भी दुनिया है। मतलब मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रही है, इफ यू आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है, लेकिन वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स विच आई थिंक, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है आपको भी सोचना चाहिए, एवरीथिंग इज नॉट यूपीएससी एंड एवरीथिंग नॉट एंड्स ऑन द यूपीएससी, देयर इज अ लाइफ बियॉन्ड यूपीएससी। यस, यूपीएससी इज गुड इफ यू वांट नॉलेज, ठीक है, नॉलेज इज बेस्ट, ठीक है, पर ठीक है मैं आपको ये बोलूंगी, बट हमेशा थोड़ा हायर एजुकेशन की तरफ जाएं। इफ यू आर, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं मास्टर्स करने की, मास्टर्स करें, या अगर आपको पीएचडी करने की अपॉर्चुनिटी मिल करें, बिकॉज हमारी आपकी हमारा मतलब कि हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है यार, हमें अपने इंडिया को कहाँ आगे लेके जाना है, ठीक है। तो खैर बहुत हुआ कौन ज्ञान, हम वापस न्यूज पे आते हैं, ताकि हम अपना क्या कर सके, ह्यूमन कैपिटल को अट्रैक्ट कर सके, नर्चर कर सके, स्ट्रेंथन कर सके थ्रू अ पीपल सेंटरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी इकोसिस्टम, ठीक है। हम क्या कर सके, फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स को डबल कर सके उनके नंबर का, ठीक है। देखो इक्विवेलेंट रिसर्चर जैसे पीएचडी हो गया, तो भी रिसर्चर ही होते हैं, फुल टाइम करें। हम अपनी जो ग्रोथ डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर और आर&डी, देखो आपको पता है जो आईआईटीज होती हैं वहां पे आर&डी पे बहुत ज्यादा खर्चा किया जाता है, लेकिन उसमें भी कह रहे हैं कि हमें उस एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है। साथ में जो प्राइवेट सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको भी हमें बढ़ाना है हर 5 साल में, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या करना है, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी में जो भी इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशनल एक्सीलेंस को बिल्ड करना है, ताकि हम क्या करना है, अचीव कर सके हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्लोबल रिकॉग्निशन अवार्ड इन द कम्युनिटी, ठीक है। जो डिफरेंट अवार्ड्स आते हैं रिलेटेड टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट, उसमें हम ज्यादा अवार्ड्स को क्या कर सके, ग्रैब कर सके, ठीक है। नीड क्यों है, ताकि हम क्या कर सके, इकोनॉमिकल डेवलप कर सके, ऑफकोर्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सके, ठीक है, ठीक है, सोशल इंक्लूजन कर सके, एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी कर सके, ताकि हम आत्मनिर्भर भारत को अचीव कर सके। कोविड-19 पैंडेमिक, देखो गाइस कोविड-19 पैंडेमिक का वैक्सीन सबको चाहिए, लेकिन रिसर्च करना कोई नहीं चाहता, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। कोविड-19 पैंडेमिक प्रोवाइड एक अपॉर्चुनिटी बताता है कि हमें आर&डी इंस्टीट्यूशन की कितनी ज्यादा जरूरत है, हमें एकेडमी इंडस्ट्री कितनी ज्यादा जरूरत है, ताकि हम क्या कर सके, इन सबको मतलब कि जो हमारे बैकलॉग्स हैं उनको हम क्या कर सके, एड्रेस कर सके फॉर शेयरिंग ऑफ पर्पस, सिनर्जी, कोलैबोरेशन एंड कोऑपरेशन, ठीक है। इससे पहले भी जो 4 मेजर पॉलिसीज हैं उनको हमने इंप्लीमेंट किया है। कौन कौन सी, साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन जो 1958 में आया था, टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट जो 1983 में आया था, ठीक है। इसके अलावा 2003 में है सेम, और 2013 में है, ठीक है। इसके अलावा फीचर्स क्या ये हम देख लेते हैं, एक सेकंड गाइस। फीचर्स इसके यही कि हमें क्या करना है, एक नेशनल एसटीआई ऑब्जर्वेटरी का एस्टैब्लिश किया जाएगा, जो हर एक काइंड ऑफ डाटा को क्या करेगी, जो जरूरी है वो जनरेट करेगी फ्रॉम द एसटीआई इकोसिस्टम। इसके अलावा एक इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्चिव ऑफ रिसर्च को भी डेवलप किया जाएगा, ताकि हम कुछ आउटपुट्स को असेस कर सके ऑफ ऑल द पब्लिक फंडेड रिसर्च। इसके अलावा जो भी पब्लिक एंड प्राइवेट एंटिटीज हैं उनको सेटअप किया जाएगा एज एन एसटीआई यूनिट, ताकि हम क्या कर सके, जो भी बजट है, ताकि एसटीआई एक्टिविटीज को हम परस्यू कर सके, उसको हम क्या कर सके, अलॉट कर सके, और फाइनेंशियल जो लैंडस्केप है इकोसिस्टम को, उसको भी हम एक्सपेंड कर सके। सिंपल है कि हमें अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना है किस पे, आर&डी पे, ठीक है। हम एक डेवलप करेंगे रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सीलेंस फ्रेमवर्क, जिसमें हम क्या करेंगे कि रिसर्च की क्वालिटी होनी चाहिए, उसको एनहेंस करना है। साथ में हमें क्या करना है, रेलेवेंट जो स्टेक होल्डर है उनको भी प्रमोट करना है, ठीक है। मतलब कि इवन सिंपल बात है कि प्राइवेट सेक्टर को हमें वो इंगेज करना है, उसको भी इन्वॉल्व करना है, ठीक है। एक हम इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर होगा, मतलब कुछ इस तरह का हम फ्रेम रूल्स करेंगे, जिसमें अपने ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को भी इंटीग्रेट करेंगे, जैसे आपका आयुर्वेद हो गया, ठीक है। ग्रासरूट इनोवेशन को भी इंटीग्रेट करेंगे इनटू ओवरऑल एजुकेशन, रिसर्च एंड इनोवेशन, ठीक है। इसके अलावा एक इंडिया सेंट्रिक इक्विटी एंड इंक्लूजन चार्टर को भी डेवलप किया जाएगा, ताकि किसी भी फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को टैकल करना हो, लाइक लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ठीक है, जैसे LGBT+ कम्युनिटी, इनको भी हम क्या करेंगे, आर&डी में इंक्लूड करेंगे, ठीक है, ताकि कोई डिस्क्रिमिनेशन न कर सके। इसके बाद अलावा एटॉमिक डिफेंस स्पेस यूनिट, इनको भी हम क्या करेंगे, ये कुछ प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करेंगे जिसपे हम काम कर सके, ज्वाइंटली काम कर सके प्राइवेट कंपनी के साथ मिलकर, ताकि हम अपने जो आर&डी है, रिसर्च, लोकल इनोवेशन सिस्टम, उसको क्या कर सके, स्ट्रेंथन कर सके, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज पे। रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट स्कीम, ठीक है गाइस, आप सबको पता होगा, इससे पहले हमारा MEI स्कीम होती थी, मैंने पढ़ाया था आपको डेली करंट अफेयर्स में, आई डोंट रिमेंबर कौन से महीने में पढ़ाया था, ठीक है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसको इस स्कीम ने क्या किया है, रिप्लेस किया है। इससे पहले क्या है, इंडिया एक केस हार गई थी अगेन यूएस से MEIS के ऊपर WTO में, जिसकी वजह से क्या है, MEIS को ये बोला था कि एक्सपोर्ट पे कहीं सब्सिडी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अब इस स्कीम के बेनिफिट को एक्सटेंड करना है हर एक जो भी गुड्स एक्सपोर्ट होते हैं 1 जनवरी 2021 से, ठीक है। इस स्कीम का एम यही था कि हम क्या कर सके, जो भी एक्सपोर्टर्स हैं उनको जो भी टैक्सेस या ड्यूटीज पड़ती हैं उनको रिएम्बर्स किया जाए। देखो गाइस,
आप अगर कुछ माल एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप प्रोडक्शन बढ़ा रहे एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, लेकिन अगर आपको अपने एक्सपोर्ट करने में टैक्स देना पड़ेगा तो आप कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होगा, ठीक है। तो उन टैक्स को क्या करती है हमारी जो गवर्नमेंट होती है वो आपको रीइम्बर्स दे देती है, ठीक है, ताकि वो एक्सपोर्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहे और वो एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो इकोनॉमी है वो इससे ही बढ़ती है, ठीक है। तो इसलिए क्या करेगा ये स्कीम क्या करती है, जो भी आपका टैक्स, आप ड्यूटीज जो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसको रीइम्बर्स कर देती है, ताकि हम इंडिया के प्रोडक्ट्स को कॉस्ट कम्पिटिटिव बना सके और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनी रहे ग्लोबल मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रेजरी बिल्स। आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करके क्या किया है, ट्रेजरी बिल्स के ऑक्शन के कैलेंडर को इशू किया है। ट्रेजरी बिल्स आप सबको पता है तो वो बिल्स होते हैं जिनकी आप लेस देन 1 ईयर के लिए देते हैं, ठीक है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इस इंस्ट्रूमेंट को इशू कर सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सेंट्रल अथॉरिटी कर सकती है। इसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म जो सरप्लस फंड है उनको दे सकते हैं वाइल रिड्यूसिंग द मार्केट सिम। ये आरबीआई के द्वारा ऑक्शन किए जाते हैं हर रेगुलर इंटरवल पे और फेस वैल्यू की डिस्काउंट रेट पे, ठीक है। एट प्रेजेंट जो टी बिल्स इशू होते हैं वो कितने कितने दिन के लिए होते हैं आपको पता होगा, इकोनॉमी पढ़ी होगी आपने, 91 डेज, 182 डेज और 364 डेज, मतलब 1 साल से कम के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल डाटाबेस ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स, ठीक है। देखो सबसे पहले देखते हो इसमें है क्या, लॉन्च कौन करता है, इंपोर्टेंट हो जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है। जो नेशनल डाटाबेस ऑफ सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं इसमें ये है कि वो लोग जिनको रेप, गैंग रेप, चाइल्ड सेक्स अब्यूज, ईव टीजिंग के लिए उनको चार्ज लगा हो, ठीक है। किसी भी बंदे पे अगर इन चारों में से किसी भी केस पे उनको इल्जाम लगा हो, चार्ज लगा हो, वो नाम कितने हो चुके हैं, 1 मिलियन है। आप सोच रहे हो इंडिया में कितना बुरा हाल है, ठीक है। जो नेशनल डाटाबेस ऑफ सेक्स ऑफेंडर है ये सेंट्रल डाटाबेस है ऑफ सेक्सुअल ऑफेंडर इन द कंट्री, जिसको मेंटेन कौन करती है, एनसीआरबी, दैट इज द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। ये जो ऑनलाइन फैसिलिटी है ये एक्सक्लूसिवली इसके लिए ताकि हम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इनको यूज कर सके, ठीक है, इनको क्या कर सके, असेस कर सके टू इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस, ठीक है। लॉन्च किसने की थी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, कब, 2018 में, ठीक है। तो इंपोर्टेंट हो गया। नेक्स्ट है नेशन वाइड वैक्सीन ड्राई रन, ठीक है। अभी ये कंडक्ट किया गया हर एक स्टेट के अक्रॉस एंड हर एक यूटी के द्वारा, सॉरी हर एक यूनियन टेरिटरी और हर एक स्टेट में इसको कंडक्ट किया गया, ठीक है। ड्राई रन का एम क्या है कि हम किस तरह से प्लान ऑपरेशन एंड कुछ मैकेनिज्म बनाए हैं कि किस तरह से हम कोविड-19 की जो वैक्सीनेशन है उनको हम टेस्ट कर सकते हैं एंटायर द सेम। ये हमें बताएगा, इट विल प्रोवाइड इनसाइट इनटू एनी गैप, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या आपकी दिक्कतें हैं, सो दैट हम उन्हें एड्रेस कर सके इससे पहले क्या वैक्सीन आई। ये एक्चुअली नेसेसरी है डाटा एंट्री इन द कोविन। आपको पता है कोविन अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ताकि मॉनिटर कर सके वैक्सीन डिलीवरी। देखो अभी एक वैक्सीन आ रहा है, आपको पता है Pfizer का जो वैक्सीन है उसको मतलब कि अलाउड कर दिया गया, आप एज एन इमरजेंसी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, ऑल ओवर द इंडिया आएगा, इंडिया में भी ऑल ओवर द स्टेट हर एक यूटी में जाएगा, तो हर एक स्टेट का क्या स्टेटस है, कोई वैक्सीन का खाली तो नहीं है, तो हर उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जो मॉनिटर करेगा वैक्सीन की डिलीवरी को, उसके कोल्ड स्टोरेज को टेस्ट करेगा, मैनेज करेगा ऑफ क्राउड एट द सेशन साइट विद प्रॉपर फिजिकल डिस्टेंसिंग, ठीक है। लास्ट न्यूज दैट इज द मजूली आइलैंड। मजूली आप सबको पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे असम है। देखो भाई दो चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है, कौन सी रिवर पे, ब्रह्मपुत्र और असम, ठीक है। ये और ये क्या रिवरिन आइलैंड है, ठीक है, ये याद रखना रिवरिन आइलैंड है, ठीक है। ये 352 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। ये एक इम्पोर्टेंट कल्चर सेंटर है असम का 16th सेंचुरी से, और ये प्राइमरी हब है किसका, वैष्णवी कल्चर का, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। माजुली कहीं ना कहीं डिसअपियर हो रहा है एट एन अलार्मिंग रेट। क्यों हो रहा है, सोली रोड हो रही है, फ्लड्स आ रही है, जिसकी वजह से जो आइलैंड का जो साइज है वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे डेली करंट अफेयर खत्म होते हैं। अच्छा लगे तो लाइक करना, कोई डाउट हो कमेंट करना। तब तक बाय बाय, टाटा।